हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 24 नवंबर से वीडियोस शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाने की वजह से आपके वीडियोस नहीं पढ़ पाए। आज से दैट मीन फ्रॉम 2 दिसंबर से डे टू डे आपको पॉसिबल ये है, रोज के रोज एक नया टॉपिक आपको फिजिक्स का मिलेगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो इंटर फिजिक्स का है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। यह आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम यह पता करें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझने के लिए कुछ चीजें ध्यान दें आप। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वेरियस टाइप्स की थिंग्स हैं, सब की सब किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी है। और जो मटेरियल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनगिनत स्मॉल एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो क्या बताया हमने आपको? मटेरियल्स ये मेडअप होते हैं बाय द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स ये मेडअप होते हैं बाय द एटम्स। अब सवाल होता है कि एटम किन से मिलके बने होते हैं? तो आप सब जानते हैं एटम जो होता है इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, सब लोगों ने पढ़ा है, प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। तो ये 3 पार्टिकल जो एटम में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हर एटम के इनसाइड पार्ट में एक सॉलिड पार्ट होता है, बहुत सॉलिड, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं। रहे आपके इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होती हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के बाहर बहुत सी ऑर्बिट्स होंगी, इन ऑर्बिट्स में रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये उठता है कि हमें तो ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो चार्ज की डेफिनेशन तो कई लोगों ने बहुत सी बताई, हर तरीके से लिखा भी है बुक्स में, लेकिन चार्ज का डेफिनेशन हम चार्ज के बिहेवियर से पता करते हैं। कैसे? तो जरा देखें। मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन और यहीं पे रहे, तो ये 2 प्रोटॉन हुए, और इन प्रोटॉनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया r है। तो हमने ये देखा, हमें ये बताया गया कि जब 2 प्रोटॉन बहुत ही नियरेस्ट होते हैं तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट मीन दूर भगाते हैं, धकेल देते हैं। ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को धकेल देता है और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को धकेल देता है।
कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों प्रोटॉन जब एक दूसरे के पास पास लाए जाते हैं तो ये पता किया गया, पाया गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल दैट मीन दूर दूर भगाते हैं। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के करीब लाया जाए तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट मीन दूर भगाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के करीब लाया जाता है, when electron and proton come close to each other, in that position वो एक दूसरे को धकेलते नहीं है बल्कि एक दूसरे को खींचते हैं, दैट मीन अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन को जब पास पास लाए तो रिपेल हुआ, दैट मीन रिपल्सन हुआ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जब हम पास पास लाते हैं तब भी रिपल्सन हुआ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास पास लाते हैं तो रिपल्सन नहीं हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ये क्या? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस नहीं कहना चाहिए, सॉरी, लाइक पार्टिकल्स हैं, दैट मीन प्रोटॉन और प्रोटॉन तो रिपेल करते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इनका मतलब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने सपोज किया ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धकेल रहे हैं कुछ फोर्स F1 से, हमने मान लिया, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फोर्स F2 से, सपोज कर लिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया ये फोर्स F3 है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी डू नॉट गो ऑन मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग एंड डोंट कमेंट ऑन दिस। The property of proton or an electron which gives rise to electrostatic force is known as electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी लाइफ का ये पहला वीडियो है ऑनलाइन सिस्टम पे, इसलिए लिखने में थोड़ा सा वो आपको लग रहा होगा। हम कह के सुनाई दे रहे हैं, आप समझ लें। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो आप नोट करें। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन which gives rise to electrostatic force between them, यहाँ जोड़ लें, between them is known as electric charge। इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर या प्रोटॉन और प्रोटॉन के भीतर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये या तो रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपरली ये पाया गया, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर। Like charges, that means proton, otherwise electron, paired. But unlike charges, always attract with each other, that means electron and proton. हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इंटरैक्ट कराए जाते हैं तो इनके बीच दो टाइप के फोर्सेस क्रिएट होते हैं, एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ये फोर्स जिस वजह से क्रिएट हुए, इनके अंदर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फोर्सेस क्रिएट हुए, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेरे लाल इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका सिंबल स्मॉल क्यू, बहुत सी बुक्स में कैपिटल क्यू लिखा है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, आप स्मॉल क्यू यूज कर सकते हैं एंड इट इज प्रॉपर सिंबल। ये चार्ज का सिंबल है और इसका एसआई यूनिट कूलॉम, COULOMB, कूलॉम। कूलॉम ना लिख के इसका सिंबल बनाते हैं सी, ये इसका एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब देख लेते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर चार्जेस क्या होते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मेरे लाल, इन पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब कितना वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का इन फंडामेंटल पार्टिकल्स पर जो कि एटम के अंदर हैं। एटम याद रखें, हमने आपको अभी भी बताया था, यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, अदरवाइज वो गैसियस स्टेट में हो, वो सब की सब उनमें मेन मटेरियल है और मटेरियल बने होते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम्स से, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब हम उनका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब स्टडी किया जा रहा था शुरुआती दौर में, तो ये पाया गया कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, दैट मीन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, और इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। बट मजेदार बात यह है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव नेचर का होता है। हमें यह बात भी समझनी होगी कि ये चार्जेस का नेचर अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब सवाल उठता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में ऑक्युपाइड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। न्यूट्रॉन नो चार्ज, दैट मीन जीरो। अब जरा ध्यान दें, मान ले कि ये हमारा कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप कहेंगे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अगले वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीख पाएंगे। देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का शुरुआती चैप्टर है, इसलिए कुछ समस्याएं तो सामने पेश करेंगी, आप घबराइए नहीं। मान लिया हमने ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सीख जाएंगे। अगला वीडियो जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने पाया कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी प्रोटॉन को सेटअप करते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से प्रोटॉन का जो मोशन होता है वो इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पाया गया। लेकिन अगर इसी जगह पे, इसी फील्ड में हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखें तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिएट होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और एक चीज पाई गई कि जितना फोर्स प्रोटॉन पे एक्ट होता है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पे भी एक्ट होता है। यह बहुत मजेदार बात है।
एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैंने आपको अभी बताया, आपको अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा जिक्र पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलें, ये एक्सपेरिमेंटल बात थोड़ी समझ लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रोटॉन को रखें तो प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा। लेकिन अगर उसी फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन को रखें तो इलेक्ट्रॉन पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन प्रोटॉन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है। यहां से दो चीजें क्लियर होता है, साफ दिखता है हमें कि इन दोनों का चार्जेस जो सेम है, इसका मतलब यह है इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों पर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन अपोजिट होती है ये हमें बताते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का नेचर इसीलिए अपोजिट है। एक पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, ठीक है, आप इनके चार्जेस नोट कर लें। ओके, अब हम आपसे बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी समझ लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी जब हमें पता होती है तभी हम आगे के कंसेप्शन समझ पाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैसे तो बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, धीरे धीरे आप सारी सीख जाएंगे। शुरुआती दौर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर होने की वजह से जो पहला प्रॉपर्टी इसका है वो है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ डबल डी के वजह से हमें थोड़ा सा है, आप देख ले, सिंगल है तो सिंगल अप्लाई करें। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तीन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है अभी मालूम होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम अभी फिलहाल पहली प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है और इनिशियली हमने ये माना कि इस मटेरियल पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन इसका जो इनिशियली चार्ज है वो 0 है। अब हमने मान लो इसको 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज दिया। आप कहेंगे माइक्रो कूलाम क्या है, तो ये कूलाम के जो कूलाम ऐसा यूनिट है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, आप ध्यान दें। 1 मिली कूलाम का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स about charge। 1 micro coulomb, this is equal to 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो आप थोड़ा कायदे से बनाए, माइक्रो यूं ऐसे ऐसे और ऐसे, माइक्रो। 1 नैनो कूलाम, NC लिखा जाता है, नैनो कूलाम इसका मतलब है 10⁻⁹ कूलाम।
और एक और याद रखें 1 पिको कूलाम इसका मतलब है 10⁻⁻12 कूलाम। याद रखने का तरीका भी इसका सिंपल है, मिली माइक्रो नैनो पिको 3 6 9 12 सारी पावर्स नेगेटिव। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। खैर यहाँ आए, ये हमारा एक मटेरियल है, हमने सपोज किया कि इस पर इनिशियली चार्ज 0 है। अब हमने इसको 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज दिया तो इसके ऊपर चार्ज हो गया 5 माइक्रो कूलाम। जाहिर सी बात है 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज दिया तो इसके ऊपर 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ गया। अब हमने इसको 3 माइक्रो कूलाम का चार्ज और दे दिया तो आप कहेंगे साहब जब 3 माइक्रो कूलाम का चार्ज इसे और दे दिया तो प्लस 3 माइक्रो कूलाम और इसमें ऐड हो गया। अब मान लो हमने इसको -4 माइक्रो कूलाम का चार्ज प्रोवाइड किया, ध्यान दो। तो अब आप हमसे कहेंगे साहब कि अब इसके पास जो चार्ज होगा 8 माइक्रो कूलाम था, -4 माइक्रो कूलाम और दिया तो इसके पास 4 माइक्रो कूलाम चार्ज बचा, क्योंकि 8 में से 4 निकल गया। सीधी सी बात है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि किसी भी सब्सटेंस का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज, वो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स के चार्जेस का एल्जेब्रिक एडिशन होता है। हम एल्जेब्रिक एडिशन इसलिए बोल रहे हैं कि एल्जेब्रिक एडिशन ऐसी चीजों में दिखता है जो स्केलर होती हैं, दैट मीन जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक चार्ज is scalar quantity, scalar quantity। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चार्ज in any substance is algebraic sum of charges, all charges लिखना चाहिए हमें, all charges distributed in that substance, तो इसको हम मैथमेटिकली अगर चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, नेट क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए, मान लो पहले चार्ज Q1 दिया, फिर Q2 दिया, फिर Q3 दिया, प्लस डॉट 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 अप टू इसको लिख सकते हैं Qn तक। तो ये नेट चार्ज का फॉर्मूला हुआ। मतलब कहने का ये है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी का ये है, तो टोटल चार्ज इन एनी सब्सटेंस इज algebraic sum of all charges distributed in that substance. So net Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 up to plus Qn। ध्यान रखें जो चार्ज नेगेटिव होगा वो नेगेटिव साइन से अपेंड किया जाएगा और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से अपेंड होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने बहुत सी बुक्स में लिखा देखा होगा, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सी बुक्स में आपने, अक्सर टीचर्स लोगों को, आपके गुरु लोगों ने बताया होगा कि चार्ज न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। मगर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। आप समझ जाएंगे कुछ समय के बाद कि इस पे क्या फर्क है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हमें दिखता है तो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में दिखता है।
आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि उस सिस्टम के अंदर जो चीज रहेगा उसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होगा। Such type system which is completely separated from surrounding is known as isolated system. तो मान ले ये हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये और इसके बाहर ये जो सराउंडिंग है इससे इस आइसोलेटेड सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं है। और इसके अंदर दो बॉडीज हैं, मान लिए हमने दो बॉडीज हैं कुछ इस तरह। एक बॉडी के अंदर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का और दूसरे बॉडी के अंदर चार्ज हमने मान लिया 7 माइक्रोकूलम। आप कुछ भी मान सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहते हैं हम आपको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या आखिर, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखें, अब हमने देखा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है ये सिस्टम? कुछ नहीं, इस सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर जो ये मटेरियल्स रखे हुए, बॉडीज रखे हुए हैं जिनमें कि चार्जेस है, इन चार्जेस में आपस में तो इंटरेक्शन होगा। कोई किसी से चार्ज ले सकता, कोई किसी को देख सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन इनका जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जरा सोचें, अगर ये किसी तरह से 1 माइक्रोकूलम चार्ज इस बॉडी को दे दे, कितना? 1 माइक्रोकूलम, तो आप कहेंगे साहब इसके पास 3 माइक्रोकूलम रह गया और इसके पास 8 माइक्रोकूलम हो गया। ये 4 से 1 बढ़ के 3 माइक्रोकूलम, ये 7 से 1 बढ़ के 8 माइक्रो, ये 4 से 1 रिड्यूस हुआ, ये 7 में 1 इंक्रीज हुआ। अब जरा गौर से देखें, शुरुआत में नेट चार्ज कितना था? 7 + 4 that mean 11 माइक्रोकूलम। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन द बॉडीज हमने देखा एक पे 3 माइक्रोकूलम रह गया और एक पे 8 माइक्रोकूलम। इनको हम अगेन जब प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 11 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो कभी भी ना तो डिक्रीज होता और ना ही इंक्रीज होता, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और यही प्रॉपर्टी कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप इस तरह लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप ऐसे लिखेंगे, इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज लिखना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन नेट चार्ज इक्वल कांस्टेंट। यह है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो बॉडी अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दूसरी बॉडी में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मोर हो जाएंगे। लाइट बहुत कम हो गया है कमरे के अंदर और शायद आप लोगों को वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी।